रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के हमारे लेक्चर में टॉपिक में एसएलओ बेस्ड टॉपिक नंबर 2.2 प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। इस टॉपिक में हमने वेक्टर के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी है। स्टूडेंट, जनरल नंबर्स या सिंपल न्यूमेरिक नंबर्स जो होते हैं वो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम 2 मल्टीप्लाई बाई 3 उसको 6 लिख लेंगे और 10 मल्टीप्लाई बाई 3 उसको 30 लिख लेंगे। जनरल नंबर्स जो है वो सिंपल नंबर्स जो है वो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वेक्टर्स की बात आती है तो वेक्टर्स को हम इतना अरिथमेटिक रूल से इजीली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके हमारे पास 2 डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। पहली कैटेगरी में हम उसको कहते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, और दूसरी कैटेगरी में हम उसे कहते हैं वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। अब यानी हमारे पास 2 किस्म के वेक्टर प्रोडक्ट आते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। स्टूडेंट, इन दोनों को काफ़ी डिटेल के साथ हम देखेंगे और इसमें जो आपके पास फेडरल बोर्ड के हवाले से है वो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि हम अब इसमें 5 to 6 कैटेगरीज़ या 5 to 6 डिफरेंट टाइप्स उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये 5 to 6 प्रॉपर्टीज़ ईच हम देखेंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। और अगर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस टर्म्स में बनेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट एंड गिव एग्जांपल्स। अभी 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो हम 3 प्रॉपर्टीज़ के साथ इसको डिफरेंशिएट भी कर सकेंगे। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, तो इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। डेफिनेशन में हम लिखते हैं कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, हम जब 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमें एक ऐसा रिज़ल्ट प्रोवाइड कर दें, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ गिव्स ए रिज़ल्ट विच इज़ स्केलर्स, गिव्स ए स्केलर रिज़ल्ट। एक ऐसा रिज़ल्ट आ जाए कि जो स्केलर क्वांटिटी हो, जिसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और कोई प्रॉपर यूनिट आ जाए, देन द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड, देन द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। उसको हम स्केलर प्रोडक्ट का नाम देंगे। ये स्टूडेंट हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, वो ये है कि 2 वेक्टर का प्रोडक्ट करना है, ठीक है, वेक्टर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स, और उससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाए वो स्केलर क्वांटिटी आ जाए, यानी एक ऐसा रिज़ल्ट आ जाए कि जो स्केलर हो, जिसमें डायरेक्शन हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो ये इसकी बहुत क्लियर कट डेफिनेशन हो गई है। और स्केलर प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट बिटवीन द 2 वेक्टर्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग a dot between 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स के दरमियान हम एक डॉट लगाएंगे प्रोडक्ट के केस में, तो हम इसको कहते हैं कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। अब 2 वेक्टर जो है उनको हमने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उन्होंने आपस में कोई एंगल थीटा बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पर एक डायग्राम में रफ से एक डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ। उस डायग्राम में अगर आप देखेंगे, ये हमारे पास एक वेक्टर है और इसको इस वेक्टर ने एंगल थीटा बनाया हुआ है इस अगले वेक्टर के साथ। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है। अब स्टूडेंट, ये वेक्टर ए, इसने एंगल थीटा बनाया हुआ है, ये एंगल थीटा विद वेक्टर बी। अभी हमारे पास 2 वेक्टर हैं। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, हम इसका प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट। तो हम लिखेंगे मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे ए डॉट बी
बीच में डॉट लगाया स्टूडेंट, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कॉज ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स। इन दोनों के दरमियान हमने एंगल थीटा जो है वो कॉस थीटा लगाना है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब इसमें स्टूडेंट हमारे पास ये जो मॉड में लिखे गए हैं ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आएंगे, दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये वो एंगल थीटा है जो इन दोनों वेक्टर्स ने आपस में बनाया हुआ है। तो ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन आ जाती हैं। इसमें स्टूडेंट आपके पास अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल में आपके पास आएगा एग्जाम्पल्स कि हमारे पास एग्जाम्पल इसके कौन कौन सी बनेगी। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपके पास स्टूडेंट फोर्स एक वेक्टर है, उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं फोर्स को देखता हूँ, फोर्स एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इससे जो रिज़ल्ट निकलने वाला है स्टूडेंट वो रिज़ल्ट एक वर्क डन की इक्वल है। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क जो है ये स्केलर है, तो हम इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट कि जिससे मुझे रिज़ल्ट मिले और वो रिज़ल्ट स्केलर क्वांटिटी हो। नेक्स्ट एग्जांपल भी हम देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर मैं फोर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ फोर्स डॉट वेलोसिटी के साथ, तो स्टूडेंट फोर्स डॉट वेलोसिटी, जब फोर्स को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों वेक्टर्स हैं, लेकिन इससे जो रिज़ल्ट निकल रहा है वो पावर है, और स्टूडेंट पावर भी आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। सो ये आपके पास एग्जाम्पल हैं स्केलर प्रोडक्ट की। एक और एग्जाम्पल भी स्टूडेंट हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम उसको कहते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। ये आपके पास लिखा जाता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया, ये आपके पास एरिया वेक्टर एरिया है जो नॉर्मल टू दैट प्लेन होता है, उसको हम कहते हैं वेक्टर एरिया। ये स्टूडेंट इसका प्रोडक्ट आपके पास इक्वल टू फाई आएगा, फाई फ्लक्स, इसको फ्लक्स कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपके पास होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। और ये जो फ्लक्स है स्टूडेंट ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें आपको किसी किस्म की डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो ये वो सारे एग्जांपल्स हैं कि जो हम डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं, या इसमें से अगर हम देखेंगे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिज़ल्ट इसमें से आपके पास स्केलर आ रहा। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं जो डॉट प्रोडक्ट में काउंट करते हैं। स्टूडेंट अब नेक्स्ट इसमें आगे हम मूव करेंगे, हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर हम इसको कैसे लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे। तो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूँगा और उस डायग्राम से हम उसको देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, और इस वेक्टर ए ने एंगल थीटा बनाया हुआ है दूसरे वेक्टर बी के साथ, ये वेक्टर बी है और ये इन दोनों का आपस का एंगल थीटा बना हुआ है। इस केस के अंदर अगर मैं ये कहता हूँ कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो स्टूडेंट मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा ए से बी के पास, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा जो बी के ऊपर एक 90 का एंगल बना दे। ये 90 का एंगल इसने बी के ऊपर बना लिया। तो स्टूडेंट ये जो आपके पास अब जितना पोर्शन ये वाला आ गया, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके आपके पास जो ये ओरिजिन से लेके यहाँ तक ये जो आपके पास आ गया, इसको आप कहते हैं ए कॉस थीटा, और ये वेक्टर बी के पास आया है तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। दिस पोर्शन इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। और इसको कैसे लिखा जाएगा मैथमेटिकली। सो मैथमेटिकली हम उसको देखेंगे ए डॉट बी, तो हम इसको कहते हैं कि ए कॉस थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ ए कॉस थीटा और बी मैग्नीट्यूड। और इसको अगर हम फर्दर देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि ए डॉट बी हमारे पास आएगा स्टूडेंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए
एलोंग बी, ये हम इसको लिखेंगे ए कॉस थीटा को, यानी ये सारा जो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग बी, ये सारा ए कॉस थीटा हो गया, और ये एलोंग बी हुआ है तो हम लिखेंगे इनटू बी, तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। स्टूडेंट, अगर इसमें आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए कैलकुलेट करने का कहा जाए कि आपके पास दो वेक्टर हैं, उसमें आपने प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी फाइंड आउट करना है, तो आप लिखेंगे इसी फार्मूले को ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए कॉस थीटा एलोंग बी, तो इसमें अब आपने कैलकुलेट करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, सो ए कॉस थीटा, ये आपको चाहिए रिक्वायर्ड ए डॉट बी, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये आपके पास आ जाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फार्मूला। तो इस पे आपके एमसीक्यूज़ भी सॉल्व होंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर हम देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, अब हम वेक्टर बी का प्रोजेक्शन देखते हैं ऑन वेक्टर ए के ऊपर। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी जो है, ये वेक्टर ए के ऊपर अगर हम देखेंगे तो स्टूडेंट सेम एक डायग्राम कंसिडर करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है ए, और इस वेक्टर ए ने एंगल थीटा बनाया हुआ है, ये वेक्टर ए है, इसका एंगल थीटा है विद वेक्टर बी, ये उसने वेक्टर बी के साथ एक एंगल थीटा बनाया हुआ है, और इसमें अब हम ये देख रहे हैं इस डायग्राम में सेम उसी तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। जब मैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए देखूंगा तो स्टूडेंट मैं बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ए के पास, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कि जिसने वेक्टर ए के साथ 90 का एंगल बनाया, ये आपके पास 90 का एक एंगल थीटा बना परपेंडिकुलर। स्टूडेंट, अब इस केस में इस डायग्राम में ये जो पोर्शन बन गया है, इस पोर्शन को अब हम नाम देंगे बी कॉस थीटा, ये बी कॉस थीटा, दिस इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। और लिखेंगे कैसे स्टूडेंट, मैं अब इसको लिखूंगा ए डॉट बी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, अब मैं लिखूंगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी कॉस थीटा, क्योंकि ये आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है। और फर्दर अगर आप इसको देखेंगे तो फर्दर आप इसको लिखेंगे स्टूडेंट ए डॉट बी इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी एलोंग ए। अभी एलोंग ए जो है, वेक्टर ए जो है आपके पास एक कंपोनेंट है वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये आपके पास आ जाता है बी कॉस थीटा, यानी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। स्टूडेंट, अगर इसी तरीके से न्यूमेरिकल के सॉल्व करने के लिए या कोई एमसीक्यूज़ के लिए आप देखेंगे तो आप बी कॉस थीटा यानी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए में कैसे देखेंगे, वही फार्मूला एज इट इज़ बी कॉस थीटा। अब स्टूडेंट, इसमें आपने देखना ये है कि आप देखते हैं बी कॉस थीटा को, सो बी कॉस थीटा इज़ इक्वल टू आपके पास आएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। सो स्टूडेंट, ये आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इसी के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, वेक्टर जो है वो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ या उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, इनमें स्केलर प्रोडक्ट के केस में हमारे पास कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ इसके पास है या इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं वो हमारे पास है स्टूडेंट के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में ये कहेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव इन नेचर। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कम्यूटेटिव इन नेचर हैं। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो है वो इज़ कम्यूटेटिव इन नेचर।
अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, ये हम देखेंगे अब मैथमेटिकली। स्टूडेंट स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और वेक्टर बी, इसका डॉट प्रोडक्ट, इससे ज़ाहिर एक रिज़ल्ट निकलेगा ए बी कॉस थीटा। इसमें कोई किसी किस्म की डायरेक्शन नहीं चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूँ बी डॉट ए, तो इसको मैं अब कह सकता हूँ बी ए कॉस थीटा, लेकिन इसमें भी कोई किसी किस्म का डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो इसको मैं दोबारा लिख सकता हूँ ए बी कॉस थीटा। सो स्टूडेंट आपके पास स्केलर प्रोडक्ट जो है वो लिखा जाएगा ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए। सो स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव इन नेचर, यानी स्केलर प्रोडक्ट में आप ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं। ए डॉट बी और बी डॉट ए का जो ऑर्डर है ये रिवर्स हो सकता है, तो इसको आप कहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव इन नेचर। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई है। इसी तरीके से स्टूडेंट दूसरी प्रॉपर्टी हम इसमें देखेंगे कि परपेंडिकुलर स्केलर प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर स्केलर प्रोडक्ट, अगर हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हम ये कहेंगे कि परपेंडिकुलर स्केलर प्रोडक्ट, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी, परपेंडिकुलर स्केलर प्रोडक्ट गिव्स ज़ीरो रिज़ल्ट। यानी आपके पास स्केलर प्रोडक्ट अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो ज़ीरो हो जाएगा। और इस रिज़ल्ट को हम अब ऐसे लिखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो वेक्टर हैं स्टूडेंट, एक वेक्टर ए और फिर वेक्टर बी। स्टूडेंट इसको हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, लेकिन हमने चूँकि ये कहा है कि ये परपेंडिकुलर इन नेचर है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये परपेंडिकुलर प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, तो कॉस 90 पुट करेंगे। तो स्टूडेंट ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस 90। स्टूडेंट कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, ज़ीरो रिज़ल्ट निकलेगा। इसी के साथ ही स्टूडेंट इसके यूनिट वेक्टर होते हैं। अब यूनिट वेक्टर आप को डिस्कस पिछले किसी लेक्चर में हमने किए हैं इसी चैप्टर में, कि जो एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट होता है वो हमारे पास होता है आई, वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है जे, और जो जी एक्सिस की तरफ हमारे पास यूनिट होता है, वेक्टर होता है, वो हमारे पास है के। अगर हम इनका आपस में देखेंगे तो एक्स वाई और जी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट लिखूँगा तो मैं लिखूँगा आई डॉट जे, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो आई डॉट जे जो है ये रिज़ल्ट क्या करेगा, ज़ीरो करेगा। इसी तरीके से जे डॉट के, इसका भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं आपस में स्केल के ऊपर, ये ज़ीरो हो रहे हैं। और इस तरीके से स्टूडेंट के डॉट आई भी अगर हम देखेंगे तो इसका भी हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो आ रहा। तो इसको याद रखने के लिए हम ऐसे करते हैं कि आई जे और के, अगर आप आई डॉट जे करेंगे तो रिज़ल्ट ज़ीरो आ रहा, जे डॉट के करेंगे तो रिज़ल्ट ज़ीरो हो रहा, और अगर के डॉट आई करेंगे तो भी रिज़ल्ट आपके पास ज़ीरो आ रहा। तो ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट के केस में परपेंडिकुलर जो स्केलर प्रोडक्ट है वो आपके पास ज़ीरो रिज़ल्ट दे रहा है। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई है। स्टूडेंट इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ अगर हम जाएंगे तो थर्ड प्रॉपर्टी में हम ये कहते हैं कि पैरेलल स्केलर प्रोडक्ट, यानी हमारे पास अब दो वेक्टर हैं, उसका हम प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन वो जो प्रोडक्ट हम लेंगे वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसमें हम लिखेंगे कि पैरेलल स्केलर प्रोडक्ट, यानी दो वेक्टर अब आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल स्केलर प्रोडक्ट अगर हमारे पास हैं तो इट गिव्स मैक्सिमम रिज़ल्ट। इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास आएगा मैक्सिमम। तो स्टूडेंट इस केस में भी अगर आप देखें तो मैथमेटिकली तो हमारे पास फॉर्मूलेशन एक ही है, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी
हम फार्मूला लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, लेकिन इस केस के अंदर स्टूडेंट हमने कहा है कि पैरेलल है, तो एंगल थीटा दो पैरेलल वेक्टर के दरमियान ज़ीरो होता है अगर दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हो। एक वेक्टर आपके पास फॉर एग्जांपल ये ए है और दूसरा वेक्टर आपके पास बी है, तो अगर आप देखेंगे ये दोनों आपस में पैरेलल है तो इन पैरेलल लाइंस में, पैरेलल वेक्टर्स में एंगल ज़ीरो होता है। तो स्टूडेंट फर्दर हम इसको लिखेंगे ए डॉट बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ज़ीरो, और स्टूडेंट कॉस ज़ीरो 1 होता है तो वो 1 हो जाएगा, हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट अगर पैरेलल हो जाए तो रिज़ल्ट मैक्सिमम आएगा। इसका भी स्टूडेंट यूनिट वेक्टर अगर आप देखेंगे तो पैरेलल में आई यूनिट वेक्टर विल बी अलोंग आई, तो आई डॉट आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इनटू कॉस ज़ीरो, तो स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा, तो आई डॉट आई 1। इसी तरीके से स्टूडेंट जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, और सिमिलरली के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर आपके पास आ जाएगा 1। तो इसको हम कहते हैं कि पैरेलल स्केलर प्रोडक्ट जो है यूनिट वेक्टर का हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा। स्टूडेंट तीसरी प्रॉपर्टी के बाद अगर हम आगे जाएंगे फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, तो वो हम एक प्रॉपर्टी कहते हैं, उसको हम सेल्फ प्रोडक्ट कहते हैं। सेल्फ प्रोडक्ट भी जो रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा वो मैक्सिमम करेगा, यानी वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन अगर हम एक और इसके साथ देखेंगे तो एंटी पैरेलल स्केलर प्रोडक्ट, यानी अब दो वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या है, एंटी पैरेलल है। तो एंटी पैरेलल स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास, उसके हवाले से हम लिखेंगे कि एंटी पैरेलल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स नेगेटिव रिजल्ट, यानी इसमें रिजल्ट में एक माइनस का साइन आएगा, नेगेटिव रिजल्ट। स्टूडेंट एग्जाम्पल में या फिर फॉर्मुलेशन में हम देखेंगे तो वो हमारे पास एज इट इज़ ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और थीटा को हमने 180 करना है, एंटी पैरेलल है 180, तो थीटा जब 180 हो जाए तो स्टूडेंट ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस 180, कॉस 180 -1 होता है, तो स्टूडेंट हमारे पास माइनस ए बी आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। इसको हम कहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट अगर एंटी पैरेलल हो तो वो आपके पास नेगेटिव रिज़ल्ट देता है, और यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी एंटी पैरेलल में काउंट नहीं करते, ऑपोजिट होती हैं, +1 -1 रिज़ल्ट नहीं आएगा। लेकिन वेक्टर की चूँकि मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं तो इसलिए हम इसको सिर्फ वेक्टर्स के लिए लिखते हैं एंटी पैरेलल प्रोडक्ट। इसी तरीके से स्टूडेंट आगे अगर हम जाएंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ, तो इसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट स्केलर प्रोडक्ट, यानी अगर हम स्केलर प्रोडक्ट करना चाहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, तो फिर हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का स्केलर प्रोडक्ट जो है वो क्या रिज़ल्ट और कैसे रिज़ल्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। इस केस में स्टूडेंट हम दो वेक्टर लिखेंगे, और उन दोनों वेक्टर्स के केस में हम ये करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, लेकिन अब इसको हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। हमारे पास एक वेक्टर है ए एक्स एलोंग आई प्लस ए वाई एलोंग जे और प्लस ए जी एलोंग के, तो स्टूडेंट ये आपके पास एक वेक्टर ए है। इसी तरीके से एक वेक्टर बी है आपके पास, वेक्टर बी आपके पास आ जाएगा बी एक्स एलोंग आई प्लस बी वाई एलोंग जे और प्लस बी जेड एलोंग के। स्टूडेंट ये हमारे पास दो वेक्टर हैं विद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।
हम इन दोनों कंपोनेंट्स का करना चाहते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो सेम ए डॉट बी लिख लेंगे। ए डॉट बी के बाद स्टूडेंट अब हमने ये वेक्टर लिखने हैं एज इट इज़, ए एक्स एलोंग आई प्लस ए वाई एलोंग जे प्लस ए जेड एलोंग के। ये हमारे पास ए आ जाएगा डॉट बी, बी लिखना है स्टूडेंट, बी आपके पास आ जाएगा बी एक्स एलोंग आई प्लस बी वाई एलोंग जे और बी जेड एलोंग के। तो ये स्टूडेंट हमने डॉट प्रोडक्ट जो है वो इन दोनों का करना है। अब अगर आप पिछली प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, इसी प्रॉपर्टी में ये जो ऊपर आपको ये मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ, आई डॉट आई 1 आया हुआ है, जे डॉट जे 1 आया हुआ है और के डॉट के स्टूडेंट 1 आया हुआ है। अब हम यही करेंगे कि x कंपोनेंट को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y कंपोनेंट को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और z कंपोनेंट को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है उनका तो प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। स्टूडेंट इसमें एक बात का ख्याल रखेंगे, अगर आप i को j के साथ मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसी i को आप k के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो i डॉट j 0 हो रहा और i डॉट k 0 हो रहा। इसलिए हम बाकी वेक्टर्स को फिर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो सिमिलर हैं जिससे रिज़ल्ट 1 आ रहा उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई 1 प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे 1 प्लस ए जेड और बी जेड के डॉट के आपके पास 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपके पास आ जाता है इस तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसमें एक स्टेप हम आगे जा सकते हैं, वो ये है कि स्टूडेंट अगर आप इसको देखें, ये ए डॉट बी जो है इसको हम ये लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। और आगे हमारे पास ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड, ये हमारे पास। इसमें अगर हम एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर, तो कॉस थीटा को सेपरेट कर देंगे, बाकी कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलर कंपोनेंट्स को, यानी x वाले के साथ x को, y वाले को y के साथ और z वाले को z के साथ, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, उससे डिवाइड कर लेंगे। स्टूडेंट ये हमारे पास एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये स्टूडेंट आपके पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसी के साथ ही अगर आप एक एग्जाम्पल को देखेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास वेलोसिटी गिवन है 3i प्लस 4j, ये वेलोसिटी है। इस तरीके से आपको फोर्स गिवन है, उसमें आपके पास फोर्स में आपके पास 8i माइनस 2j है और आपको कहा जाए इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लें या पावर डिलीवर बता दें कि कितनी पावर डिलीवर हो रही है इस केस के अंदर। स्टूडेंट अभी हमने ये प्रॉपर्टीज़ में देखा था कि f डॉट v हम करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3i प्लस 4j डॉट 8i माइनस 2j, तो i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, आपके पास आ गया 24 माइनस j डॉट j 1 हो जाएगा और 4 2s आपके पास आ जाएगा 8, तो 24 माइनस 8 को आप लिखते हैं स्टूडेंट 16 और पावर है तो पावर आपके पास वॉट में आ जाएगा। तो इस किस्म के एग्जाम्पल के साथ आप इसको देख सकते हैं। ये थे आपके पास वेक्टर प्रॉपर्टीज़। अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा SLO बेस्ड टॉपिक नंबर 2.2 वेक्टर प्रोडक्ट या इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स gives us a result, यानी कि हमारे पास एक ऐसा रिज़ल्ट आ जाए कि जो ख़ुद वेक्टर क्वांटिटी हो, रिज़ल्ट विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लें, उससे जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा, अगर वो रिज़ल्ट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाए
तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। हमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और उससे जो रिज़ल्ट आया उसको हमने कहा वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस बिटवीन द टू वेक्टर्स, यानी हम अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस लगाएंगे। वेक्टर प्रोडक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग ए क्रॉस बिटवीन द टू वेक्टर्स। हम एक क्रॉस का सिंबल जो है वो डालेंगे, जिस तरह ये होता है क्रॉस बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हम इसको कह देते हैं कि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। और इसमें जो रिज़ल्ट आया हुआ है उसको हम कहते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बिटवीन द टू वेक्टर्स ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो वेक्टर हैं, तो इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लिखेंगे। सपोज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हम कैसे लिखेंगे, वो हम एक क्रॉस का सिंबल जो है वो लगाएंगे, ए वेक्टर एंड बी। तो इसको जब हम लिखेंगे तो अब हम लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इसमें जो एंगल थीटा हम पुट करेंगे वो साइन थीटा विद नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास एक डायरेक्शन वेक्टर आएगा जिसको हम कहते हैं कि ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, या इसको हम एक डायरेक्शन वेक्टर कहते हैं। तो ये दो वेक्टर के दरमियान हमें डायरेक्शन बताएगा। चूँकि हमारे पास जो रिज़ल्ट आया हुआ है ये रिज़ल्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट का रिज़ल्ट एक वेक्टर है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक डायरेक्शन शो होना चाहिए इसके लिए, और डायरेक्शन का सिंबल जो है वो हम n को रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये जो हमारे पास n है, दिस n या डायरेक्शन वेक्टर इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग a एंड b। ये जो वेक्टर है ये हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा, और ये उस प्लेन का परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिस प्लेन के अंदर ये दो वेक्टर हैं। जिस जगह पे आपके पास ये दो वेक्टर होते हैं तो उसका ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी, जहाँ पर ये दो वेक्टर लाई करेंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जहाँ पर ये दोनों वेक्टर होती हैं तो ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो है वो उसका परपेंडिकुलर हमारे पास आएगा। ठीक है, और इसको हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करेंगे। तो हम कहेंगे द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका जो डायरेक्शन आएगा कैन बी फाइंड आउट बाय राइट हैंड रूल। हम राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे और उस राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम जो है वो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। डायरेक्शन जो हमारे पास इसके क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बनेगा। अब उस राइट हैंड रूल में हमारे पास क्या है, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट होता है कि रोटेट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रोटेट करेंगे। रोटेट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, रोटेट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन, उसको उस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, इन द डायरेक्शन
फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड, जो आपने पहला वेक्टर कंसिडर किया है वहाँ से आपने रोटेट करनी है फिंगर्स को टू द सेकंड वेक्टर जिसके साथ आप उसका प्रोडक्ट ले रहे हैं, टू द सेकंड वेक्टर। तो ये आपके पास रोटेट करेंगे, लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखेंगे, द एंगल शुड बी स्मॉलर, या थ्रू द स्मॉलर एंगल, द एंगल शुड बी स्मॉलर, यानी आप स्मॉलर एंगल की तरफ अपने एंगल्स को फिंगर्स को रोटेट करेंगे, ठीक है। द एंगल शुड बी स्मॉलर वन, तो स्मॉलर एंगल की तरफ रोटेट करेंगे। और उसके बाद जो आपके पास डायरेक्शन बनेगा वो कैसे बनेगा, दी थंब विल इंडिकेट, दी थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन of the product, of the cross product। स्टूडेंट जो थंब हमारे पास आएगा वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को शो करेगा। तो ये राइट हैंड रूल है। इस राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले क्या करना है, रोटेट करने हैं फिंगर्स को राइट हैंड की इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। किस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर, लेकिन इसमें स्मॉलर एंगल की तरफ हमने इसको रोटेट करना है। तो जो हमारे पास डायरेक्शन आएगा वो थंब विल इंडिकेट, थंब जो है उस डायरेक्शन को शो करेगा क्रॉस प्रोडक्ट के। एक डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं। स्टूडेंट अगर इस डायग्राम में हम देखते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर ए है और वेक्टर ए को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वेक्टर बी के साथ। तो हम करना चाहते हैं ए क्रॉस बी। जब ए क्रॉस बी करेंगे तो हमने अभी कहा कि हम फिंगर्स को रोटेट करेंगे स्मॉलर एंगल के थ्रू दूसरी की तरफ, यानी हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है ए और मैं इसको लेके जा रहा हूँ सेकंड वेक्टर की तरफ। तो ये स्मॉलर एंगल थीटा के अक्रॉस में अपने राइट हैंड को रोटेट कर रहा हूँ। जब राइट हैंड को रोटेट किया तो थंब ने अपवर्ड जाना है। दिस अपवर्ड डायरेक्शन इज़ द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है। तो ये राइट हैंड रूल, इसमें एक वेक्टर सी बना, सी को हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। और इस तरीके से अगर स्टूडेंट अपने राइट हैंड को हम ऐसे रोटेट करें कि हमने बी से ए की तरफ जाना है या बी क्रॉस ए करना चाहते हैं, तो राइट हैंड के फिंगर्स को रोटेट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो अब ये एंगल थीटा जो है, ये हमारे पास स्मॉलर एंगल थीटा जो है वो बी क्रॉस ए की तरफ से बनेगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके पास ये जो डायरेक्शन वेक्टर बना, अब ये थंब डाउनवर्ड चला गया। अगर राइट हैंड रूल को आप इस तरह यूज़ करें कि बी क्रॉस ए जाना है, तो चूंकि पिछले वाले केस में हमारे पास, इस फर्स्ट वाले केस में हमारे पास ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट था वो अपवर्ड बना था और बी क्रॉस ए का जो प्रोडक्ट है वो डाउनवर्ड बन गया। इसको लेकिन ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो एक माइनस का साइन हम यूज़ करेंगे, माइनस सी इज़ इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ये हमारे पास राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के डायरेक्शन फाइंड आउट हो जाते हैं। और ये अगर आप देखें जिस तरह हमने लिखा हुआ है कि ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जिस प्लेन के अंदर ये दोनों वेक्टर आपको मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस प्लेन में आपको ये ए क्रॉस बी मिल रहे हैं, इसका जो डायरेक्शन है वो इसका परपेंडिकुलर निकल आएगा। और ये दोनों वेक्टर बी क्रॉस ए मुझे इस प्लेन में मिल रहे हैं और ये वंस अगेन इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे जो डायरेक्शन वेक्टर है, जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, और ये राइट हैंड रूल से फाइंड आउट होगा। स्टूडेंट एग्जाम्पल्स अगर हम इसके देखेंगे कि हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की क्या क्या एग्जाम्पल्स आ रही हैं और उसको हम कहाँ कहाँ पे देखते हैं, यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल 9th 10th में भी फिज़िक्स में हमने किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉर्क। स्टूडेंट टॉर्क जो है वो हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन चाहिए, और ये एग्जाम्पल है आपके पास दी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स चूँकि एक वेक्टर है, एंड पोजीशन वेक्टर, या आप इसको मोमेंट आर्म भी कहते हैं, पोजीशन वेक्टर आर।
तो स्टूडेंट ये फोर्स और पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट है, तो हम टॉर्क को मैथमेटिकली लिखते हैं टॉर्क इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये क्रॉस प्रोडक्ट से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। और अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आर एफ साइन थीटा इनटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो ये स्टूडेंट आपके पास एक एग्जांपल आ जाती हैं क्रॉस प्रोडक्ट वाली। दूसरी एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम जो है ये हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, और एंगुलर मोमेंटम को भी हम जाके रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, और ये हमारे पास है द वेक्टर प्रोडक्ट या द क्रॉस प्रोडक्ट। ये किस किस का क्रॉस प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसको हमने 9th में पी लिखा हुआ था या पी पढ़ रहे थे। लीनियर मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी जो होता है वो लीनियर मोमेंटम है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड पोजीशन वेक्टर, ये भी लीनियर वेक्टर और पोजीशन वेक्टर का एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है जिसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। फॉर एग्जांपल कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करके तो उसको हम लिखते हैं आर क्रॉस पी। अब आर एक वेक्टर है, पी हमारे पास एक वेक्टर है, और इस तरीके से अगर हम इसको देखेंगे मैग्नीट्यूड वाइज तो आर पी साइन थीटा इनटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर जो है लीनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी बनती है जिसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो ये इसके दो एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास और भी आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो स्टूडेंट हम लिखते हैं क्यू एन टू वी क्रॉस बी। अभी फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये एक और एग्जांपल है, इसको हम लिखेंगे क्यू वी बी साइन थीटा इनटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट ये जो हमारे पास क्यू है ये चार्ज है, वी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये भी हमारे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट की बेस्ट एग्जांपल है। इस तरह ढेर सारी एग्जांपल हमारे पास और भी होती हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हम आगे चलते हैं जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़, हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसमें हम वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे देखेंगे। जैसे इससे पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल के साथ देखा था स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को। तो स्टूडेंट पहली प्रॉपर्टी हम ये देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉन कम्यूटेटिव इन नेचर। वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉन कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, इसमें हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो इसको हम कहते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉन कम्यूटेटिव इन नेचर। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसको हम एंटी कम्यूटेटिव भी कहते हैं। यानी इसका मतलब है कि अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट के ऑर्डर को चेंज करेंगे ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, तो हमारे पास रिजल्ट सेम नहीं आते। अभी आपने स्टूडेंट देखा कि जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो तब इंडिकेट करा अपवर्ड, और जब बी क्रॉस ए करेंगे तो तब इंडिकेट करा डाउनवर्ड, तो हमारे पास ये सेम नहीं आते। तो हम कहते हैं कि जी ए क्रॉस बी जो है ये नॉट इक्वल टू द बी क्रॉस ए। हमारे पास ए क्रॉस बी का रिज़ल्ट बी क्रॉस ए के रिज़ल्ट की इक्वल नहीं आता। और अगर हमने इसको इक्वल लिखना भी है तो हम एक काम करेंगे, हम लिखेंगे ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू नेगेटिव बी क्रॉस ए। स्टूडेंट अभी अभी आपने देखा कि हमने इसको -c लिखा था, जो रिज़ल्ट आ रहा था उसको एक नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट किया था। तो पहली प्रॉपर्टी है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉन कम्यूटेटिव इन नेचर। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट अगर आप इसको डायग्राम से देखेंगे तो डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी स्टूडेंट इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे आपके पास दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर हमारे पास है वेक्टर ए, ये हमारे पास वेक्टर ए है, और इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहते हैं वेक्टर बी के साथ। तो अगर आप करेंगे ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में आप स्टूडेंट वेक्टर ए को बी के पास लेके जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल आपके पास ए क्रॉस बी का जो रिज़ल्ट निकलेगा वो आपके पास ये निकलेगा, और ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर उसको रिप्रेजेंट कर लेगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी। लेकिन अगर आप बी क्रॉस ए करना चाहते हैं तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बी को ए के पास लेके आएंगे।
जब बी क्रॉस ए करेंगे तो स्टूडेंट तंब इंडिकेट करेगा आपको बी क्रॉस ए के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो तंब आपका डाउनवर्ड चला जाएगा। या फिर आप इसको लिखेंगे माइनस ए क्रॉस बी। तो ये स्टूडेंट आपके पास नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए की इक्वल नहीं है, लेकिन अगर आप उसके डायरेक्शन के साथ माइनस का साइन लगा देंगे तो आपके पास आ जाएगा। स्टूडेंट नेगेटिव साइन लगाने से क्यों इक्वल हुआ? अगर आप इस बी क्रॉस ए को इन्वर्स कर देंगे, इसको आप माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन इस डायरेक्शन को 180 डिग्री ऑपोजिट कर देगा, बिल्कुल ऊपर लेके आएगा। तो ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए अब सेम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन इसके रिजल्ट को इन्वर्ट कर देगा 180 डिग्री ऑपोजिट, तो ये भी ऊपर आ जाएगा 180 डिग्री ऑपोजिट करके। तो अब दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अब हम कह देते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए रिजल्ट सेम आ गए हैं। स्टूडेंट इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे, आपके पास एक वेक्टर है वेक्टर ए, और आप इसको वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ए क्रॉस बी करेंगे, यानी वेक्टर ए को बी के पास लेके जाएंगे। तो आपके पास जो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ने बनना है वो स्टूडेंट ये डायरेक्शन बनेगा नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे ए क्रॉस बी से, और ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा। लेकिन अगर आप बी क्रॉस ए करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपका तंब नीचे चला जाएगा, तो स्टूडेंट ये आपके पास डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड की तरफ आ जाएगा, और इसको आप लिखेंगे माइनस बी क्रॉस ए। तो अगर आप इसको बड़े गौर से देखेंगे तो स्टूडेंट ए क्रॉस बी अपवर्ड है डायरेक्शन और बी क्रॉस ए डाउनवर्ड है, इसलिए हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव साइन इस डाउनवर्ड वाले डायरेक्शन को 180 डिग्री ऑपोजिट करके ऊपर लेके जाएगा, तो ये अपवर्ड आ जाएगा। तो हम एक नेगेटिव का साइन लगाते हैं इसके डायरेक्शन को 180 डिग्री ऑपोजिट करने की वजह से, तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर ए क्रॉस बी को इक्वल करना है बी क्रॉस ए के, तो एक माइनस का साइन इसमें आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ टू पैरेलल, अगर वेक्टर है और दोनों वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल हैं, एंड एंटी पैरेलल, दो वेक्टर हैं वो आपस में पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो उसका जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर ज़ीरो। ये हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो हो रहा, दो वेक्टर हैं पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या हो रहा स्टूडेंट? ज़ीरो हो रहा। तो कैसे लिखेंगे? एक वेक्टर है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इससे जो रिज़ल्ट निकलेगा वो स्टूडेंट हमारे पास ए बी साइन थीटा इंटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। अब हमने कहा पैरेलल, तो पैरेलल में एंगल थीटा स्टूडेंट दो वेक्टर के दरमियान 0 डिग्री होता है, तो ए क्रॉस बी जो है वो हमारे पास है ए बी साइन 0 डिग्री इंटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा रिज़ल्ट 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स, दो ऐसे वेक्टर हैं कि जो आपस में पैरेलल हैं, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास क्या रिज़ल्ट दे रहा है? 0। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम एंटी पैरेलल की बात करेंगे तो ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी साइन थीटा और नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब थीटा एंटी पैरेलल में स्टूडेंट दो वेक्टर्स का 180 डिग्री होता है, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ए क्रॉस बी, दो वेक्टर को हम लिख के ए क्रॉस बी तो लिखेंगे ए बी साइन 180, तो साइन 180 स्टूडेंट वंस अगेन 0 हो जाएगा। सो ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये इसकी वेक्टर प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है वो ये है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर आपके पास या पैरेलल हो या फिर आपके पास एंटी पैरेलल हो, तो पैरेलल और एंटी पैरेलल में आपके पास रिज़ल्ट क्या निकलेंगे? 0 रिज़ल्ट निकलेंगे। ये आपके पास वेक्टर की एक और प्रॉपर्टी है। इसी के साथ ही अगर हम इसके यूनिट वेक्टर को देखते हैं स्टूडेंट, तो पैरेलल यूनिट वेक्टर जो है वो आई क्रॉस आई, यानी एक वेक्टर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो दूसरा वेक्टर भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है स्टूडेंट, वो भी 0 होता जाएगा। आई क्रॉस आई 0। एक वेक्टर है अलॉन्ग जे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस जे,
तो स्टूडेंट इसका भी आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से के क्रॉस के यूनिट वेक्टर इसके भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये आपके पास इसकी यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी भी 0 हो रही है। तो ये आपके पास अगर दो वेक्टर हैं वो आपके पास पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो रिजल्ट क्या करेंगे, 0 करेंगे। स्टूडेंट तीसरी प्रॉपर्टी में हम ये कहते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर हमारे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं और उसका रिज़ल्ट हम करना चाहते हैं, तो यानी वो आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं, दो वेक्टर हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैज़ मैक्सिमम रिज़ल्ट। इसका रिज़ल्ट स्टूडेंट हमारे पास मैक्सिमम आएगा और उसको हम मैक्सिमम वैल्यू के साथ लिखेंगे और उसको हम कहते हैं कि ये इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ यानी दोनों वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है इसको मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास रिज़ल्ट आपके पास आएगा, मैक्सिमम रिज़ल्ट आएगा ऑफ टू वेक्टर्स। तो स्टूडेंट इसको हम कहते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो हमारे पास मैक्सिमम रिज़ल्ट आएगा। कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, हमारे पास फॉर एग्जांपल ए एक वेक्टर है और बी दूसरा वेक्टर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा इंटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब थीटा स्टूडेंट हमने यूज़ किया है 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ए क्रॉस बी हमारे पास आ जाएगा ए बी साइन 90 और साइन 90 स्टूडेंट हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक मैक्सिमम रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन इसके जो वेक्टर प्रोडक्ट अगर हम देखेंगे परपेंडिकुलर यूनिट के लिए तो उसमें हम एक बात का ख्याल रखेंगे, वो ये कि आपके पास अगर एक वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग आई डायरेक्शन, दूसरा वेक्टर स्टूडेंट आपके पास अलोंग जे डायरेक्शन है, अलोंग वाई डायरेक्शन है, और तीसरा आपके पास अलोंग जी या इसको आप के कह देते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो आपके पास एक के डायरेक्शन में एक वेक्टर है। अब अगर आप देखें स्टूडेंट आई और जे आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल अगर आप आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इस प्लेन का परपेंडिकुलर निकलेगा और इस आई और इस जे का जो परपेंडिकुलर प्लेन है वो स्टूडेंट हमारे पास ये के यूनिट वेक्टर आएगा। तो हम लिखेंगे आई क्रॉस जे, इससे हमारे पास नेक्स्ट वेक्टर बनेगा जो हमारे पास लिखा जाएगा के। इस तरीके से स्टूडेंट जे क्रॉस के का परपेंडिकुलर नेक्स्ट प्लेन नेक्स्ट नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकलेगा जो आई की तरफ आएगा। तो जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई जो है वो हमारे पास नेक्स्ट वेक्टर बनेगा, वो हमारे पास बनेगा जे। इस बात का ख्याल रखेंगे कि अगर आप इसको इन्वर्स करके लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ जे क्रॉस आई, तो स्टूडेंट जे क्रॉस आई इन्वर्स हो जाएगा, जैसे भी हमने कहा था नॉन कम्यूटेटिव इन नेचर है, तो हमारे पास आएगा माइनस के। इसी तरीके से के क्रॉस जे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा लेकिन चूँकि इन्वर्स है तो माइनस आई, और इस तरीके से आई क्रॉस के जो है ये भी हमारे पास इन्वर्स हो जाएगा और इसमें भी हम इसको माइनस जे लिखेंगे। इसको याद रखने के लिए स्टूडेंट हम एक काम करते हैं, आई जे और के इसको ऐसे लिख देते हैं और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जब हम चलेंगे तो आई को जब जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट रिज़ल्ट आएगा के, जब जे को के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट रिज़ल्ट आएगा हमारे पास आई, और जब के को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास रिज़ल्ट आएगा स्टूडेंट जे, नेक्स्ट रिज़ल्ट आएगा। और इसमें इस बात का ख्याल रखें कि एंटी क्लॉकवाइज ये पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जाएंगे तो रिज़ल्ट आपके पास निकलेंगे पॉजिटिव, और अगर आप इसको क्लॉकवाइज लेके चलेंगे तो रिज़ल्ट आपके पास निकलेंगे नेगेटिव, जैसे आपको ये वाले नेगेटिव रिज़ल्ट मिल रहे हैं। तो ये आपके पास स्टूडेंट यूनिट वेक्टर की परपेंडिकुलर प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं
लेकिन उसमें अब हम ये कर रहे हैं कि हम इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देख रहे हैं उसको, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में हम उसको देख रहे हैं। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा इसको हम कहेंगे कि इट कैन बी गिवन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म में हम रिज़ल्ट को देखेंगे तो हम स्टूडेंट इस तरह लिखेंगे कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ए एक्स एलोंग आई, ए वाई एलोंग जे और प्लस ए जेड एलोंग के। ये हमारे पास वेक्टर ए की तीनों कंपोनेंट्स आ गए हैं। क्रॉस प्रोडक्ट विद बी, सो बी एक्स एलोंग आई, बी वाई एलोंग जे और बी जेड एलोंग के, ये हमारे पास एलोंग के आ जाता है। स्टूडेंट ये हमने इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिख दिया। अब उसको हम डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व करेंगे। इसको हम डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व करेंगे यूजिंग मॉड या डिटर्मिनेंट। जिस तरह मैथमेटिक्स में स्टूडेंट हम मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं, तो इसको भी हम डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व करेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड सॉल्विंग। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारे पास अब स्टूडेंट मॉड के टर्म्स में अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का अगर हम मॉड बनाएंगे तो स्टूडेंट चूँकि हमारे पास इसमें डायरेक्शन का इशू आता है, तो डायरेक्शन की वजह से हम मॉड का यूज़ करेंगे और उसमें हम डायरेक्शन वाइज आई, जे और के ये लिख लेंगे टॉप पे। पहला वेक्टर ए आ रहा हमारे पास, तो ए एक्स, ए वाई और ए जेड, ये कंपोनेंट्स लिख के। दूसरा वेक्टर स्टूडेंट हमारे पास आ रहा बी, बी एक्स, बी वाई और बी जेड, ये लिखा। अब स्टूडेंट इसको लिखने के लिए हम फर्दर, चूँकि हमें जब आई का रिज़ल्ट चाहिए तो स्टूडेंट अभी हमने देखा कि आई का रिज़ल्ट मेरे पास जे क्रॉस के से आ रहा। अभी 2 मिनट पहले हमने देखा कि आई का रिज़ल्ट मेरे पास जे क्रॉस के से आ रहा। तो मैं जब आई का रिज़ल्ट लिखूँगा तो मैं जे क्रॉस के को मल्टीप्लाई करूँगा। इसी तरीके से स्टूडेंट प्लस जब मैं जे का रिज़ल्ट लिखूँगा तो स्टूडेंट वो जे का रिज़ल्ट मेरे पास आएगा जे का रिज़ल्ट आई क्रॉस के से। तो स्टूडेंट हमारे पास जे का रिज़ल्ट नेक्स्ट आ जाएगा। फिर इस तरीके से प्लस अब हम के का रिज़ल्ट लिखेंगे तो के का रिज़ल्ट भी हमारे पास स्टूडेंट आएगा आई क्रॉस जे से। तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए हम मॉड यूज़ करेंगे। अब इसमें स्टूडेंट मैं लिखना चाहता हूँ रिज़ल्ट आई के लिए। तो आई का जो रिज़ल्ट हमारे पास आया था वो जे क्रॉस के से आ रहा था। तो मैं लिखूँगा जे वाले को ए वाई और बी जेड, क्रॉस प्रोडक्ट करना है ए वाई बी जेड, यानी इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है ए वाई बी जेड और ए जेड बी वाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बीच में एक माइनस का साइन आएगा और आपके पास आ जाएगा ए जेड और इस तरीके से बी वाई। तो ये स्टूडेंट आपके पास एक आ जाएगा। इस तरीके से जब आपको रिज़ल्ट चाहिए जे वाले का तो ए एक्स बी जेड और ए जेड बी एक्स, बीच में माइनस का साइन लगा लेंगे। तो ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, जे का रिज़ल्ट आ जाएगा। इस तरीके से जब आप लिखना चाहते हैं के का रिज़ल्ट तो के का रिज़ल्ट ए एक्स बी वाई और ए वाई बी एक्स, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे स्टूडेंट। तो जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिज़ल्ट आपके पास आएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये आपके पास स्टूडेंट वेक्टर प्रॉपर्टी जो है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इस तरीके से नोट की जाती है। और इस तरीके से लास्ट प्रॉपर्टी जो आपके पास आएगी स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 5, उसमें हम ये कहते हैं लास्ट जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी आएगी उसमें हम कहते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, the magnitude of cross product, the magnitude of cross या vector product in a plane
गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर जो है वो हमारे पास इसका रिज़ल्ट बनता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट हमारे पास अगर दो वेक्टर हैं और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके प्लेन का जो मैग्नीट्यूड बनेगा, नॉर्मल तो उसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा, लेकिन उसका जो प्लेन का रिज़ल्ट बनेगा एरिया में भी रेक्टेंगुलर या पैरेललोग्राम। एक डायग्राम की थ्रू इसको देखते हैं। स्टूडेंट इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे, आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए। ये ब्लू कलर का जो वेक्टर है ये आपके पास एक वेक्टर ए है, और इस वेक्टर ए के साथ एक रेड कलर का वेक्टर है, वो स्टूडेंट आपके पास वेक्टर बी है। ये आपके पास वेक्टर बी है। स्टूडेंट इस वेक्टर ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, वो तो आपको ए क्रॉस बी नॉर्मल टू दैट प्लेन मिल गया। लेकिन स्टूडेंट अगर आप इसके एरिया का जो इसने जो कवर्ड एरिया है इसका, या जो इसका आपके पास प्लेन के ऊपर जो एरिया बना हुआ है, वो आपके पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बनेगा। तो स्टूडेंट वेक्टर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है, जो जिस एरिया में है, उस एरिया को हम कहते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या इसको हमने अभी कहा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट ये पैरेललोग्राम के बराबर आपके पास इसका एरिया बनेगा। तो ये आप इसको कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्रोवाइड करता है। और मैथमेटिकली अगर हम इसका फार्मूला देखते हैं पैरेललोग्राम का, तो स्टूडेंट हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम लिखते हैं उसको स्टूडेंट बेस इंटू हाइट। तो अगर हम एरिया की बात करते हैं तो स्टूडेंट जो ब्लू कलर का वेक्टर आपके पास है, ये वाला वेक्टर, ये बेस बन रहा, तो इसको हम लिखते हैं ए इंटू, और ये जो हाइट है, इस हाइट की बात हो रही है स्टूडेंट, ये जो मैंने एंगल थीटा के ऊपर एक लाइन लगा दी, ये आपके पास हाइट है। तो बेस इंटू हाइट, ये हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा, और ये हमें क्रॉस प्रोडक्ट से मिल रहा। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। और इसी लेक्चर के साथ आपकी इस चैप्टर की थ्योरी एंड हो जाती है, जो हमारे पास SLOBEX टॉपिक थे। अल्लाह हाफिज़।